नमस्कार, मैं रविश कुमार। नेता विपक्ष सटीक और संसदीय शब्द है नेता प्रतिपक्ष। इस बार 18वीं लोकसभा में मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष होने जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद संभालेंगे, क्योंकि अब मोदी सरकार के लिए कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं देना मुश्किल होगा। नियम के अनुसार तो पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन तब परंपरा का बहाना बनाकर नहीं दिया गया। हम आज के वीडियो में 2014 में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने की राजनीति पर बात करने वाले हैं। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी का सामना केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से ही नहीं, राहुल गांधी से भी होगा। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। सैलरी और अन्य भत्ते भी कैबिनेट मंत्री के बराबर दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष सदन में जनता की आवाज होता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह जनता के बीच रहे, जाए, उससे मिले और उसकी बात सुने, उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर अब उनकी आवाज सदन में उठा सकेंगे। अग्निवीर योजना हटाने की बात कर सकेंगे और गिग वर्कर के अधिकारों के सवाल उठा सकेंगे। ट्रक ड्राइवरों की लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। सदन में लोग सुनेंगे कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, देखेंगे कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। इन सब से अलग एक और बड़ी बात होगी, मोदी के सामने राहुल का बैठ जाना। संवैधानिक नियुक्तियों के समय नामों पर विचार विमर्श करना, जिस राहुल गांधी के सामने आने से मोदी कतराते रहे, नेता प्रतिपक्ष बनकर राहुल गांधी अब उनके सामने होंगे। यही नहीं, जब 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए उठेगा, सदन की शोभा कुछ अलग नजर आएगी। नेता प्रतिपक्ष जब प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगेगा, अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग करेगा, तो उसकी खबर अब दबाई नहीं जाएगी, छापी जाएगी। राहुल अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो संवैधानिक पदों पर कई नियुक्तियों के वक्त वे प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श करते नजर आएंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो या लोकपाल की नियुक्ति, जब नामों की चर्चा होगी तब राहुल गांधी का वहां होना जरूरी हो जाएगा। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी पहली बार नेता विपक्ष का सामना करेंगे। आप जानते हैं क्यों नहीं था उनके 2 कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष? क्योंकि संवैधानिक पदों पर मनमाने तरीके से नियुक्तियां करनी थी, योग्य की जगह अपना आदमी बिठाना था। केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, सीबीआई निदेशक, लोकपाल जैसे पदों पर नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष के शामिल होने का प्रावधान रहा है। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमे के जवाब में सरकार ने कहा कि सीवीसी और आरटीआई एक्ट में नेता विपक्ष के स्थान पर विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को शामिल किए जाने संबंधी बदलाव किए गए हैं और सीबीआई तथा लोकपाल एक्ट के संदर्भ में भी ये बदलाव किए जाने हैं जो बाद में किए गए। सितंबर 2018 में लोकपाल की नियुक्ति के लिए बैठक हो रही थी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति सदस्य के तौर पर नहीं, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया तो खड़गे ने इनकार कर दिया। खड़गे ने तब प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा, कहा कि सिलेक्शन कमेटी में भागीदारी, अपना मत दर्ज करवाने और वोटिंग के अधिकार के बिना यह बुलावा किसी मतलब का नहीं। हम आपको आज के वीडियो में यही बता रहे हैं कि कैसे 2014 में इस पद को खत्म करने का खेल रचा गया और नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष का होना जो अनिवार्य होता था उसे बदल दिया गया।
उस समय आप मोदी मोदी की आंधी में थे और उस आंधी का फायदा उठाकर जिस पेड़ को उखाड़ने की जरूरत नहीं थी उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो यह वीडियो बहुत जरूरी है। लोकसभा में हर दल का अपना नेता होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक ही होता है। प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक बयान पर कई अखबारों में हेडलाइन बनाई गई कि इस बार कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें आएंगी और नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिलेगा। पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। मुझे हमेशा लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस संख्या पर रहती है कि कोई नेता प्रतिपक्ष ना हो। झारखंड के चतरा में उन्होंने बाकायदा गणित भी समझा दिया कि नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा। चुनावी भाषण में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप भीतर गलत सोच रखते हैं तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। मैं नेता विपक्ष के पद को लेकर 2014 से ही नजर रखता रहा हूं, क्योंकि जबरन इस पद को देने से रोका गया ताकि नेता प्रतिपक्ष सरकार से दूर हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ बैठकें ना करें, मुलाकात भी ना हो। बहुत कम प्रसंग है जब उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है। आप रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू में जरूर मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, लेकिन उनके 10 साल के काम का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने विपक्ष को कितना कम विश्वास में लिया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। चतरा में यह उनकी दिल की बात थी जो बाहर आ गई। 2014-2019 में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। हम बता रहे हैं क्यों नहीं था। यह उनकी दमित इच्छा थी जो प्रकट हो गई। 2 जून के जागरण में यह हेडलाइन छपी, कोई भी लोकतांत्रिक मिजाज का प्रधानमंत्री ऐसी कामना नहीं करेगा कि उसके सामने विपक्ष ना हो। एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, दैट टू मदर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री, जब यह कहे कि नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा तो यह साधारण बात नहीं है। इससे पता चलता है कि वे लोकतंत्र का कितना सम्मान करते हैं। विपक्ष से उनकी नफरत ही बता रही थी कि इस बार 400 सीटें मिल जाती तो वे क्या क्या कर सकते थे। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह अहंकार टूट गया। जनता ने यह समझ लिया कि अगर विपक्ष ही नहीं बचा तो जनता भी नहीं बचेगी। नेहरू के समय भी विपक्ष के पास संख्या नहीं थी, मगर नेहरू विपक्ष का सामना भी करते थे, सम्मान भी। विपक्ष के नेताओं के भाषणों की तारीफ किया करते थे। 26 नवंबर 1951 को नेहरू ने एक चुनावी भाषण में कहा था, मैं यह नहीं सोचता कि दूसरी पार्टियों को भारत में नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। कांग्रेस या अन्य किसी संगठन के लिए यह बहुत खतरनाक होगा कि उसके सामने कोई हो ही नहीं। हर हाल में विपक्ष होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष है। जीवन आसान नहीं है। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आराम तलबी के लिए वक्त है, इससे भ्रष्ट हो जाता है।
लेकिन मोदी के दौर में नारा चलाया गया कांग्रेस मुक्त भारत का। विपक्ष को हर तरह से कुचल दिया गया। अब हम आते हैं इस पर कि 2014 में क्या हुआ। कांग्रेस को 44 सीटें आईं। कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया। उस साल इसे लेकर खूब बहस हुई। मैं बस पुराना पाप याद दिला रहा हूं। प्रधानमंत्री अक्सर पाप का इस्तेमाल करते हैं। परमात्मा उनको भेज देते हैं और विपक्ष के पाप वो खुद गिना देते हैं। हर दिन सरकार के चाटुकार विशेषज्ञों को जुटाकर समझाया जाने लगा कि ऐसा कोई प्रावधान है कि नेता विपक्ष की मान्यता उसे ही मिलेगी जिसकी पार्टी के पास सदन की कुल संख्या का 10% होगा। उस समय हार के कारण कांग्रेस का मनोबल टूट गया था। कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से इस पद के लिए प्रयास नहीं किया। क्या ऐसा कोई नियम था? क्या बहुमत के दम पर किया गया? नेता विपक्ष का पद क्यों नहीं दिया गया? इसे आपको समझना चाहिए। तभी पता चलेगा कि अगर मोदी के पास प्रचंड बहुमत आ गया होता तो संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं की क्या हालत कर दी जाती। कल्पना करने की जरूरत नहीं, जो उन्होंने किया है उसे ही पलटकर देख लेने की जरूरत है। सुमित्रा महाजन जैसी शालीन नेता लोकसभा की अध्यक्ष थीं। उनके हाथों यह कार्य संपन्न कराया गया। 2019 में उनका भी टिकट कट गया और संसद नहीं पहुंची। 2014 में सुमित्रा महाजन ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि हम इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे क्योंकि 10% सांसद होना जरूरी है। तो विपक्ष केवल विपक्ष की बेंच से नहीं मिटाया जा रहा था, बीजेपी के भीतर भी विपक्ष को कुचला जा रहा था। विपक्ष का मतलब आवाज। ईडी के डर से विपक्ष के कई सांसद डर गए तो बीजेपी वाले भी डर गए। आपको बीजेपी के ही सांसदों के बयान सुनाई नहीं देंगे जिसमें वे सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं या कोई अलग राय रखते हैं। उनका काम केवल मोदी मोदी करना रह गया और मन की बात सुनने के लिए टेबल कुर्सी लगवाकर रेडियो सुनना रह गया। जबकि उनका बस चलता तो एक भी मन की बात खुद से नहीं सुनते, मगर फोटो भेजना होता था तो बीजेपी के सांसद मन की बात कैसे नहीं सुनते। यही नहीं, सुमित्रा महाजन ने उस वक्त सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि हम क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं। कांग्रेस ने कहा वह सबसे बड़ी पार्टी है। बीबीसी के अनुसार 14 अगस्त 2014 को सुमित्रा महाजन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई उदाहरण रहे हैं जब लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था क्योंकि विपक्षी दलों के पास जरूरी संख्या में सांसद नहीं थे। इस मामले में सुमित्रा महाजन ने परंपरा को आधार बनाया। सुमित्रा महाजन सुषमा स्वराज का वो भाषण भूल गईं जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का मतलब समझाया था। आज भी उनका यह भाषण बीजेपी के YouTube चैनल पर मौजूद है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है मित्रों। हमने आजादी के बाद लोकतंत्र नहीं अपनाया। जब इस देश में राजशाही थी उस समय भी हमारे गांवों में पंचायत की व्यवस्था इसी लोकतंत्र में से निकली थी। लेकिन जब से भारत आजाद हुआ और हमने चुनाव की प्रणाली अपनाई, तब से कोई सरकार रही हो, एक दल की या मिलीजुली या गठबंधन की, विपक्ष हमेशा रहा है और बहुत प्रभावी रहा है। संख्या कम भी रही हो विपक्ष की सदन में तो भी वो बहुत प्रभावी रहा है। लेकिन 1977 से तो हमारे देश में विपक्षी दल को मान्यता देकर नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने की परंपरा पड़ी है। 1977 में एक बिल पास हुआ संसद में जिस समय जनता पार्टी का शासन था, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन एक्ट, जिसमें यह तय किया गया कि संसद में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा संख्या की दृष्टि से, उसके चुने हुए नेता को स्पीकर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देंगे और वो दर्जा मिलने के बाद उसकी सीट चिन्हित की। लोकसभा में नेता सदन के बिल्कुल सामने नेता प्रतिपक्ष की सीट है। यह भाषण 2 अगस्त 2013 का है जब सुषमा स्वराज ही नेता प्रतिपक्ष थीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में भाषण दे रही थीं। मोदी के आगे सुषमा भी अपना भाषण भूल गईं। उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष देने की बात नहीं की। सब के सब चुप हो गए क्योंकि 2014 में मोदी के नाम पर सबने एक डर ओढ़ लिया। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता भी डर गए और उस डर के आतंक में शुरू हुआ लोकतंत्र की संस्थाओं को खत्म करने का खेल।
परंपरा के आधार पर नेता विपक्ष नहीं दिया गया। सुमित्रा महाजन ने कहा कि विपक्ष के नेता पद के लिए विपक्षी दल के पास कम से कम 10% सांसद होना जरूरी है। लोकसभा में 543 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 55 सीटें होनी चाहिए, जो कि नहीं है। कांग्रेस ने अपने दावे के पक्ष में कहा था, यूपीए सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन है। कई संविधान विशेषज्ञों, अटॉर्नी जनरल ने यही बात कही, लेकिन एक शख्स अलग था जो अलग बात कह रहा था, पीडीटी आचार्य। 2014 के दैनिक भास्कर में पीडीटी आचार्य का लेख छपा। इसका शीर्षक ही साफ साफ कह रहा था, कांग्रेस को विपक्ष के नेता पद का हक है। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना था कि जिस विपक्षी दल के पास सबसे ज्यादा सांसद होंगे, उसके नेता को लोकसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के लिए बाध्य हैं। संसदीय अधिनियम 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्तों संबंधी धारा 2 में नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार वर्णित किया गया है, नेता प्रतिपक्ष उस विपक्षी दल का नेता होता है जिसका लोकसभा में सर्वाधिक संख्या बल है और जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसे नेता के रूप में मान्यता दी है। इस धारा में या अधिनियम की किसी अन्य धारा में ऐसा नहीं कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए किसी दल के लिए लोकसभा में 10% सदस्य होना अनिवार्य है। 1977 का अधिनियम मोटे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। कहीं नियम में नहीं लिखा है कि 543 का 10% यानी 55 सीटें होंगी तभी नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा। आचार्य ने लिखा कि एक दूसरे नियम के जरिए कंफ्यूजन फैला दिया गया। वो नियम सदन में किसी दल को मान्यता देने से जुड़ा था कि अगर 55 सदस्य होंगे तो मान्यता प्राप्त दल माना जाएगा, उससे कम होंगे तो उसे समूह के तौर पर मान्यता दी जाती है। 1998 में एक अधिनियम बना जिसका नाम है संसद में मान्यता प्राप्त दलों के नेता और मुख्य सचेतक अधिनियम। पीडीटी आचार्य ने 2 अधिनियमों को मिलाकर जो दलीलें दी जा रही थी उसे दोषपूर्ण माना और कहा कि दोनों के प्रावधान अलग अलग हैं, हर अधिनियम का संदर्भ दूसरे से अलग होता है। आप 1977 के अधिनियम को 1998 के अधिनियम से नहीं मिला सकते। उनका यही कहना था कि 1977 के अधिनियम में नेता प्रतिपक्ष की जो परिभाषा दी गई वही अपने आप में काफी है। सुषमा स्वराज ने भी यही कहा, नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी है कि लोकसभा में वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो, लोकसभा अध्यक्ष उसे मान्यता दें। आचार्य ने यह भी लिखा कि नेता प्रतिपक्ष का पद वैधानिक पद है और इसके वैधानिक दायित्व होते हैं। ऐसे में यदि इस बात पर जोर दिया गया कि किसी दल के पास 55 सदस्य होने पर ही नेता प्रतिपक्ष होगा, अन्यथा नहीं, तो ऐसी कई वैधानिक समितियों का कामकाज ठप हो जाएगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष सदस्य होता है। सबको पता था कि 2014 में गलत किया गया है, लेकिन सब चुप रहे। हमने उस वक्त अदानी पूर्व एनडीटीवी में इस पर कई प्रोग्राम किए। जून से लेकर जुलाई 2014 के बीच मैंने प्राइम टाइम के कई एपिसोड किए थे। पहली बार संसदीय प्रणाली को समझने के लिए पीडीटी आचार्य की संपादित यह किताब हमने खरीदी और मंगाई, जिसे एमएन कौल और एसएल शकधर ने लिखा है। इस किताब को भी पढ़ा, इसमें भी वही बात लिखी थी, हर सांसद को यह किताब पढ़नी चाहिए। कहीं नहीं लिखा है कि 543 सीटों का 10% यानी 55 सीटें आएंगी तभी नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलेगी। यह पहली बार नहीं हुआ था। 1984 में एनटी रामाराव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नेता विपक्ष का पद नहीं दिया गया। वो गलत था। मोदी के पास मौका था उसे सही करने का, लेकिन अपने फायदे के लिए उसे परंपरा बना दिया गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन एक्ट पास किया। इसी एक्ट में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया, उसे वैधानिक मान्यता दी गई, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उसी के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की सैलरी भी तय की गई। 1997 के अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि 55 सीटें होंगी तभी नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। मोदी ने जनता सरकार के बनाए नियम को भी पलट दिया या उसकी परवाह नहीं की। व्याख्याओं के दम पर भारत के लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के पद से वंचित कर दिया गया। आईटी सेल, गोदी मीडिया 10 साल तक विपक्ष के प्रति नफरत भर चुका था। यही नहीं, उन्हें पता था कि मीडिया में कोई भी 2014 में नेता प्रतिपक्ष की हत्या का मामला नहीं उठाएगा। इसलिए वे उल्टा विपक्ष की भूमिका को लेकर कांग्रेस को लेक्चर देने लगे।
जनता धर्म के नशे में पागल हो चुकी थी, इसलिए उसने भी देखना बंद कर दिया गलत क्या है सही क्या है। उसे बेवकूफ बनाया जाता रहा और वह बेवकूफ बनती रही धर्म के नाम पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया। और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि वे चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन जो हो रहा था उससे तो कभी नहीं लगा कि विपक्ष को मजबूत किया जा रहा है। उनकी शान में आज तक की एक मालकिन ने कहा, अगर दूसरा पक्ष है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, तो हम उसका पक्ष नहीं पेश कर सकते। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कलीपुरी ने यह कहा था। मतलब यही था कि जब विपक्ष ही नहीं है तो विपक्ष की बात हम कैसे करें। हर किसी को पता होना चाहिए, जब तक इस देश में एक आदमी जिंदा है, जनता जिंदा है, तब तक इस देश में विपक्ष है। सरकार बनाने वाली पार्टी को वोट देने वाली जनता भी सरकार के बन जाने के बाद विपक्ष हो जाती है। कोई चैनल की मालकिन कैसे कह सकती हैं कि विपक्ष दिखाई नहीं देता। दरअसल यही हुआ 10 साल में। आपके भीतर विपक्ष के प्रति नफरत भर दी गई और गोदी मीडिया से विपक्ष की मामूली बातों को गायब कर दिया गया। सबने देखा, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, विपक्ष के नेताओं के घर पर छापे पड़े, दलों को तोड़ दिया गया। मोदी अपनी लोकप्रियता की आंधी में अहंकारी होने लगे। उन्हें लगता था कि यह आंधी कभी थमेगी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए था कि आंधियों में जो पेड़ गिरा करते हैं, उनकी जड़ों से नए पौधे निकल आते हैं, जो आगे चलकर फिर से पेड़ बन जाते हैं। गोदी मीडिया ने कोशिश तो बहुत की कि भारत की महान जनता के सामने से विपक्ष गायब हो जाए, तभी मैं गोदी मीडिया को भारत के लोकतंत्र का हत्यारा कहता हूं। इसके बाद भी विपक्ष के नेता अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपनी तस्वीर ट्वीट नहीं की, बल्कि उसमें 2 लोग और थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उन्हें भाई कहा। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो उसमें केवल अखिलेश यादव नहीं थे, सारा विपक्ष था। तेजस्वी यादव के ट्वीट में भी केवल तेजस्वी नहीं थे। विपक्ष दिखता रहे, इसलिए विपक्ष के नेता विपक्ष के नेताओं को दिखाने में लगे हैं। शरद पवार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, यह सामूहिक प्रयास लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। कल्पना सोरेन ने लिखा, विपक्ष की यह आवाज पुरजोर तरीके से सदन में गूंजती रहेगी। 5 जून को विपक्ष की बैठक में यही फैसला हुआ, जोड़ तोड़कर सरकार नहीं बनाएंगे। जिस संविधान की लाल किताब को हाथ में लेकर राहुल गांधी और अन्य नेता प्रचार कर रहे थे, उसी संविधान को हाथ में लेकर कांग्रेस ने नतीजे आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने संविधान बचा लिया, भारत के गरीब लोगों ने बचाया। चुनाव का पहला मकसद हासिल कर लिया गया है। तो एक बात बहुत कही जाती है डेमोक्रेसी के बारे में कि इन अ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन हैज इट्स से बट द गवर्नमेंट हैज इट्स वे। बट आई ऐड टू इट, वेयर गवर्नमेंट डजंट हैव नंबर्स देन द ऑपोजिशन हैज इट्स वे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के पास अपना नंबर नहीं है। 272 का आंकड़ा अकेले बीजेपी को नहीं मिला। एनडीए का नंबर तो है, लेकिन मोदी हमेशा खुद को अकेला ही तो बताते रहे। राज्यसभा में एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक अकेला मोदी सबसे लड़ रहा है। उन्होंने अपने सहयोगियों का नाम नहीं लिया, अपनी पार्टी के अन्य नेताओं का भी नाम नहीं लिया, तो अकेले दम पर मोदी को बहुमत तो नहीं मिला। चुनाव प्रचार की होर्डिंग पर केवल मोदी ही दिख रहे थे। वे हमेशा यही कहते रहे, एक अकेला सब पर भारी। अब क्या हुआ? बीजेपी के बाकी नेता डर के मारे चुप हो गए। 1989 में राजीव गांधी को 193 सीटें आई, उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। तब भी इतनी सीटें लेकर राजीव गांधी ने सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी यह पद नहीं छोड़ पाएंगे। बीजेपी का नेता चुने जाने से पहले ही एनडीए का नेता घोषित करवा लिया। 17वीं लोकसभा में 100 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया।
एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा को ध्वनि मत से सदन से निकाला गया। दानिश अली को बीजेपी के सांसद ने सांप्रदायिक गाली दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। उन्हें यकीन हो गया था कि जनता को लोकतंत्र और संसद से कोई मतलब नहीं है। वो धर्म के नशे में अपना विवेक खो चुकी है। कांग्रेस को इस बार 99 सीटें मिली हैं। अब उसके पास 55 से अधिक सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के पास 230 से अधिक। सत्ता पक्ष के बराबर ही है विपक्ष। यह संतुलित भारत का नया दौर है। क्या प्रधानमंत्री विपक्ष को सम्मान देंगे? इंडिया गठबंधन को इंडी ही कहेंगे या इंडिया कहेंगे? एक तरफ सरकार के सहयोगी मंत्री पद मांग रहे हैं, शर्तें रखने लगे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी भूमिका में आज से ही आ गया है। जयराम रमेश ने विपक्ष के तौर पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष एक अनिवार्य पद होता है। ब्रिटेन में तो इसे शैडो प्रधानमंत्री कहते हैं। माना जाता है कि अगर सरकार गिर जाती है तो नई सरकार बनाने के लिए वही तैयार होगा। वहां तो नेता प्रतिपक्ष का अपना एक छाया मंत्रिमंडल भी होता है। विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि मौका आए तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभालना भी है। 2024 में आपने एक शानदार विपक्ष दिया है। आपने सदन को नेता प्रतिपक्ष दे दिया। इसलिए जनादेश सरकार बनाने का नहीं, यह पहला जनादेश है जब भारत की जनता ने विपक्ष का निर्माण किया है।